हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और घर रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। और आज हमारे टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विषय में पढ़ने से पूर्व हम बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या है। इन इंडिया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इम्प्लाइज एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल। भारत में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल, अर्थात सभी 6 से 14 साल के, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान। It means that all child belonging to different economical background from rural to or urban area have right to take education under a single umbrella without any discrimination on the basis of caste, color and gender। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को बिना किसी भेद के, ना जाति के भेद के आधार पर, ना रंग के भेद के आधार पर, ना लिंग के भेद के आधार पर, ना ही उनकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के भेद के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर और ना धर्म के आधार पर, किसी भी तरह का भेद ना करते हुए 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। It is accepted in Universal Declaration of Human Rights and Children's Right as well as Right to Education Act 2009 that every child have equal right to take education। और यह बात जो मानवाधिकारों की जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन थी उसमें भी, बाल अधिकारों के अंदर भी और RTE 2009 के अंतर्गत भी यह बात स्वीकार की गई कि एवरी चाइल्ड हैव इक्वल राइट टू टेक एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। अपॉर्चुनिटीज फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मे बी प्रोवाइडेड थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमें उसे फॉर्मली या इनफॉर्मली किसी भी तरह से 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। बच्चों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधानों की जो कि हमारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित हैं, जिसमें हम पहला आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट of the constitution free and compulsory primary education for all children until they complete the age of 14 years। कहने का तात्पर्य यह है कि यह राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा, यह उसकी एक मौलिक ड्यूटी होगी कि वो संविधान निर्माण के 10 वर्ष के अंतर्गत, अर्थात संविधान बना हमारा 26 जनवरी 1950 को, और उसके 10 वर्ष के बाद अर्थात 1960 तक 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 45 कहता है कि संविधान निर्माण से 10 वर्ष के अंतर्गत राज्यों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। दूसरा आर्टिकल है बेटा आर्टिकल 46, और आर्टिकल 46 कहता है द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल इन पर्टिकुलर ऑफ द SCs एंड STs। अर्थात जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों की स्पेशल केयर करने के लिए आर्टिकल 46 यह प्रावधान करता है कि उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। आर्टिकल 46 राज्य जनता के निर्बल वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।
यह बात कही गई है आर्टिकल 46 में। और अब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन या आर्टिकल 21A। बच्चों, अभी हमने पीछे पढ़ा कि आर्टिकल 45 ये कहता है कि राज्य का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, लेकिन ये राज्य की मर्जी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इसके बाद 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए एक एक्ट बना, जो कि संविधान संशोधन 86वें अर्थात 86वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा जो 2002 में हुआ था, उसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को एक मूल अधिकार घोषित किया गया। कहने का मतलब ये है, यदि उसके इस अधिकार का हनन होता है, कोई भी टीचर या अन्य शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि बच्चे को प्रवेश लेने से वंचित करता है, तो वो अपने इस अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल 21A को ही RT 2009 में शामिल किया गया, which made education for all of the age of 6 to 14 years a fundamental right। कहने का मतलब यह है कि अब 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो एक मूल अधिकार बन चुका है, एक फंडामेंटल अधिकार, फंडामेंटल राइट बन चुका है। बच्चों, अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और आर्टिकल 51A जो 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा से ही संबंधित है। बेटा, आर्टिकल 51A के अनुसार हर अभिभावक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा। बेटा, एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 29 के भाग 2। आर्टिकल 29 भाग 2 में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। तो इस तरह से ये विभिन्न संवैधानिक प्रावधान थे जो हमारे 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित थे। तो बेटा, अब आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में हम 4 पॉइंट्स पर बात करते हैं, अर्थात ये चारों बिंदु ही यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में शामिल हैं। बेटा, अब आप फ्लो चार्ट में देखिए और नंबर 1 वाले पॉइंट को देखिए, और नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो है 100% सुविधा, यूनिवर्सल एक्सेस। अर्थात 100% सुविधा या यूनिवर्सल एक्सेस या 100% अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा सुविधाएं सुलभ कराना। नंबर 2 वाला पॉइंट है जिसमें यूनिवर्सल इनरोलमेंट, 100% नामांकन। और 100% नामांकन का मतलब होता है बेटा 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों का कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में नामांकन कराना। और तीसरा पॉइंट है यूनिवर्सल रिटेंशन, 100% धारण। 100% धारण का मतलब होता है 100% बच्चों को विद्यालयों में रोके रखना और उन्हें बीच में विद्यालय छोड़कर ना जाने देना। और चौथा पॉइंट है इसका यूनिवर्सल अचीवमेंट, 100% सफलता, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को उत्तीर्ण करना। तो जब 100% सुविधा हो, 100% नामांकन भी हो बच्चों का, 100% वो रिटेंशन भी हो, 100% बच्चे स्कूल में रुके भी रहें और 100% बच्चे सफल भी हों, तभी हम मानेंगे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया है, अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो गया है। बच्चों, अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों और परियोजनाओं की। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए और कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई।
इसमें नंबर 1 पे आप देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, जो कि आज हमारा विषय भी है यही, लेकिन इसे पढ़ाने से पहले अब हम इन विभिन्न परियोजनाओं के बारे में एक दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दूसरा है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, जिसे पी मोस्ट भी कहा जाता है। तीसरा है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, SOPT। चौथा बेसिक शिक्षा परियोजना, BEP। पांचवा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, DPEP। छठा विद्यालय शिक्षा की तैयारी या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। सातवां संपूर्ण साक्षरता अभियान। आठवां सर्व शिक्षा अभियान। नौवां नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, NPEGEL। 10वां स्कूल चलो अभियान। 11वां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। 12वां मध्याह्न भोजन मिड डे मील। और 13 छात्रवृत्ति वितरण प्रोत्साहन योजनाएं। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित की जा रही हैं। इनमें से अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना की, जिसे अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालयों में बालकों के अपव्यय और अवरोधन की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया था। और आप समझते ही हैं कि अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है। अपव्यय का मतलब होता है किसी बच्चे के शिक्षा के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़कर चले जाना। तो जब बच्चा बीच में ही अपना कोर्स छोड़कर चला जाता है, अर्थात स्कूल को बीच में ही छोड़ देता है, तो उस प्रॉब्लम को हम अपव्यय की प्रॉब्लम या वेस्टेज की प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम हमारी है स्टैग्नेशन या अवरोधन की समस्या। अवरोधन की समस्या से तात्पर्य होता है किसी बच्चे के एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करना, अर्थात किसी बच्चे का एक क्लास में बार बार फेल होते रहना। तो इन दोनों समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को अच्छा बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर 1986 की पॉलिसी में विशेष बल दिया था। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई थी। बेटा, ऑपरेशन का मतलब होता है युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्र पूरा करना, और ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों को प्रदान करना। तो इस तरह से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मकसद था वो था स्कूलों में भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाना तथा स्कूल में अधिगम सामग्री उपलब्ध करना। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 में लॉन्च किया गया, और जिसका उद्देश्य था प्राइमरी स्कूल्स की जो गुणवत्ता है प्राथमिक विद्यालयों में, उस गुणवत्ता को इम्प्रूव करना। तो एम्स टू इम्प्रूव इसका मुख्य उद्देश्य था एजुकेशनल फैसिलिटी को इम्प्रूव करना और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को भी इम्प्रूव करना और एजुकेशन में क्वालिटी लाना। सन 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। कम से कम 2 कमरे और प्रत्येक कमरा लगभग 24 वर्ग मीटर आकार का होना चाहिए और जिसके साथ आंगन भी जुड़ा हो। नंबर 2 पे लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्नानघर तथा शौचालय। नंबर 3 स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। अनौपचारिक शैक्षिक केंद्रों के लिए प्रकाश का प्रबंध। 5वां बच्चों को बैठने के लिए उचित प्रबंध। इसके लिए प्रत्येक कक्षा के लिए 10 दरियों का प्रबंध। प्रत्येक कक्षा के लिए एक श्यामपट्ट और चौक उपलब्ध करवाने का प्रावधान और प्रत्येक स्कूल के लिए घंटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें 1986 की पॉलिसी में कही गईं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत अधिगम उपकरणों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकाएं, भारत राज्य, जिला और प्रत्येक का नक्शा, आवश्यक चार्ट, खिलौने तथा प्लास्टिक का एक ग्लोब, कैंची, हथौड़ा तथा प्लास आदि औजार, रेडियो तथा टेप रिकॉर्डर, पुस्तकालय जिसमें पर्याप्त संख्या में पुस्तकें हों और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कम से कम 2 पुस्तकें उपलब्ध हों,
2 पत्रिकाएं उपलब्ध हों जिनमें से एक विद्यार्थी से संबंधित हो तथा दूसरी अध्यापकों से संबंधित हो, विज्ञान की किट तथा अन्य अधिगम सामग्री। तो ये सब अधिगम उपकरण थे जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर स्कूलों को प्रदान किए गए। शिक्षा नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए, जिनमें से एक महिला अध्यापक हो, और जितना शीघ्र संभव हो प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक का प्रबंध किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों को ये उपरोक्त भौतिक सुविधाएं दी गई और साथ ही साथ अधिगम उपकरण भी प्रदान किए गए, जिससे कि स्कूलों में जो है नामांकन तेज़ी से बढ़ सकें और स्कूल में जो हमारे शैक्षिक अवसर हैं वो भी पर्याप्त, उनमें समानता आ सके, सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें और प्रारंभिक शिक्षा का विकास हो सके। बेटा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना सन 1987 से 88 में लागू की गई और 1986 की नीति में संशोधन हुआ और 1992 में संशोधित 1986 की नीति पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना और इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंतर्गत जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी उसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया और उसमें कुछ संशोधन किए गए, अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कुछ और बातें भी जोड़ दी गई जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर आएंगी। इसमें वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी विद्यालयों, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा, अर्थात इसमें अब अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों को भी शामिल कर लिया गया। नामांकित बालकों की संख्या के आधार पर जहां जरूरी हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों और 3 कमरों की व्यवस्था की जाएगी। 1986 वाली पॉलिसी के अंदर 2 कमरों की बात की गई थी, लेकिन इसमें अब बढ़ा दिए गए कमरे और उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों और 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। और तीसरा पॉइंट था कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का भी विस्तार किया जाए, क्योंकि पहले 1986 की पॉलिसी के अंतर्गत केवल प्राइमरी विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सीमित था और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक भी पहुंचाने की बात की गई। सन 1993 से 94 में इस योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक बढ़ाया गया, जिसमें कम से कम 3 कक्षा कक्ष और 3 शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया और यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को TLE अर्थात टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स अर्थात शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री प्रदान करने और उसमें नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए धनराशि इसमें प्रदान की गई थी। तो इस तरह से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में थोड़ा विस्तृत रूप दिया गया, उसमें संशोधन किए गए और उसका विस्तार किया गया। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की नीड और इम्पोर्टेंस के ऊपर, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लिया है शैक्षिक वातावरण तैयार करने हेतु, अर्थात टू क्रिएट द एजुकेशनल एनवायरनमेंट इन द स्कूल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी तभी सही रूप से, सुचारू रूप से तथा प्रभावी ढंग से चल सकती है जब स्कूलों में एक उत्तम शैक्षिक वातावरण हो। और यदि स्कूलों में भौतिक संरचना ही नहीं होगी, स्कूलों में इमारतें ही नहीं होंगी, तो विद्यार्थियों को सब ऋतुओं में बाहर ही बैठना पड़ेगा। बरसात में बैठने से वो भीग जाएंगे, गर्मी में बैठे रहने से उन्हें बहुत गर्मी लग जाएगी और ठंड में बैठने से उन्हें ठंड लग जाएगी। इसीलिए स्कूलों में इमारतों का होना बहुत ज़रूरी है और स्कूल में इन भौतिक सुविधाओं को पूरा करा हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है एक उत्तम शैक्षिक वातावरण तैयार करने में, क्योंकि यदि विद्यार्थियों को बैठने के लिए चटाई नहीं होंगी तब भी अध्यापक अपना कर्तव्य उचित ढंग से नहीं निभा सकता, क्योंकि उसका मन इसी दुविधा में पड़ा रहेगा कि उसके बच्चे बिना चटाइयों के कैसे बैठे हैं और ना ही विद्यार्थी उचित रूप से अध्ययन कर पाएगा। इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो ये महत्व है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और इसने प्राथमिक शिक्षा में सब बहुत ही ज़्यादा अमूल्य अपना योगदान दिया। स्कूलों में भौतिक सुविधाएं प्रदान कर इसने अधिगम के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया। बेटा, दूसरा हमारा पॉइंट है शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु। शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या हो तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में अधिगम सामग्री भी उपलब्ध हो। श्यामपट्ट, चौक,
मानचित्र इत्यादि अधिगम सामग्री की अनुपस्थिति में उत्तम शिक्षण हो ही नहीं सकता, और उत्तम शिक्षण के बिना शिक्षा के स्तर में कोई सुधार ही नहीं हो सकता। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब सुविधाएं प्रदान कर शैक्षिक स्तर में सुधार में सहायता करता है। अभी हम पढ़ चुके हैं अपव्यय और अवरोधन की समस्या हमारी प्राथमिक शिक्षा में है, और 1929 में हर्टोग कमेटी ने भी इस समस्या के बारे में विचार किया, और तब से लगातार अब तक इन समस्याओं पर विचार विमर्श हो रहा है। अपव्यय का मतलब तो आप समझते ही हैं कि पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर चले जाना, और अवरोधन का मतलब होता है एक ही क्लास में बार बार फेल होते रहना। तो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन की समस्या ने प्रत्येक शिक्षाविद का ध्यान आकर्षित किया है। इस समस्या के कारणों में प्रमुख कारण स्कूलों में इमारतों का न होना, अध्यापकों का न होना और अन्य शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है। इन सुविधाओं का अभाव स्कूल में विद्यार्थियों के बने रहने में रुकावट डालता है। इस समस्या के समाधान को किए बिना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। स्कूलों में सामग्री तथा अन्य शैक्षिक साधन उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ किया गया था, और इस प्रकार शिक्षा के इस स्तर पर यह अपव्यय और अवरोधन की समस्या को नियंत्रित करने में बहुत ही महती भूमिका अदा कर रहा है। अब नई नई बिल्डिंग स्कूल की हो रही हैं, टाइल्स स्कूलों में लग रही हैं, चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लग रहे हैं, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बन रहा है, बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अभिभावकों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, और उस कारण से स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है। अपव्यय और अवरोधन की समस्या भी हल हो रही है। अगला बिंदु हम लेते हैं शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने हेतु, अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी बच्चों हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 45 की बात कहें, चाहे आर्टिकल 46 की बात करें, चाहे आर्टिकल 21A की बात करें, तो उन सब आर्टिकल्स में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कही गई है। तो भारत के संविधान के अनुसार हमारा लक्ष्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में हमारे विद्यालय बच्चे और उनके माता पिता को आकर्षित करने में असफल रहते हैं, और माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय किसी काम में लगाना अधिक उपयुक्त मानते हैं। यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो एम है वो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक दिशा की तरह काम कर रहा है कि वह स्कूलों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहा है, शैक्षिक सुविधाओं और पर्याप्त संख्या में अध्यापक भी उपलब्ध कराना इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आ रहा है। तो इस तरह से यह शिक्षा को यूनिवर्सल बनाने का सफल प्रयास कर रहा है। धन्यवाद, और इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है।